वृषण की संरचना का अध्ययन हम कर चुके हैं। इसके बाद नरजनन तंत्र का सेकंड जो पार्ट होता है उसे हम अधिवृषण कहते हैं। फर्स्ट पार्ट था वृषण, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट है अधिवृषण। अब अधिवृषण होता क्या है? एक पतली 6 मीटर लंबी कुंडलित और कौमाकार नलिका होती है, यानी पतली है, लगभग इसकी लंबाई 6 मीटर है, कुंडलित होगी, कौमे के आकार की है, नलिका होगी। सेकंड जो अधिवृषण है, जैसे अधिवृषण है तो अधिवृषण का बाहरी स्तर पेशीय स्तर होता है। ये वाला जो बाहर स्तर हमें दिखाई दे रहा है ये स्तर होगा पेशीय, मसल्स से या पेशियों से बना होगा। और आंतरिक स्तर स्तरित उपकला स्तर होता है। ये वाला जो स्तर है यह स्तरित उपकला स्तर होता है। यानी दो प्रकार के स्तर इसके अंदर पाए जा रहे हैं। पहला बाहर वाला स्तर इसका पेशीय स्तर है, अंदर वाला स्तर इसका स्तरित उपकला स्तर कहलाता है। 3 भागों के अंदर हम इसे विभाजित कर सकते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? से ये स्ट्रक्चर वृषण। अब वृषण में जो भाग वृषण के ऊपर स्थित होगा और चौड़ा भाग होगा, जैसे अधिवृषण है ये अधिवृषण है। तो पहला भाग इसका शीर्ष अधिवृषण होगा, वृषण के ऊपर स्थित चौड़ा भाग होता है। ये जो भाग हमें दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, इसको हम बोलेंगे शीर्ष अधिवृषण। जो वृषण के ऊपर स्थित होगा, ऊपर स्थित चौड़ा भाग जो है उसे शीर्ष अधिवृषण के नाम से जाना जाता है। अब इनमें अंतर करने के लिए हम इसको थोड़ा सा चौड़ा बना देते हैं। इस तरह का वृषण के ऊपर स्थित भाग शीर्ष अधिवृषण कहलाता है। तो अधिवृषण का विभाग है, वृषण के ऊपर स्थित होगा, चौड़ा होता है, शीर्ष अधिवृषण या कैपुट एपिडिडाइमिस के नाम से इसे जाना जाता है। शुक्र वाहिकाएं इसी भाग में आकर खुलती है। अब यहाँ वृषण से जो शुक्र वाहिकाएं निकलेंगी तो ज्यादातर शुक्र वाहिकाएं इसी शीर्ष अधिवृषण संरचना में आकर खुलती है। यानी ये जो हिस्सा हमने दिखाया है तो शीर्ष वाला हिस्सा है, यहाँ पर शुक्र वाहिकाएं आकर खुलेंगी। सेकंड मध्य अधिवृषण, मध्य का सकरा भाग होता है। ये वाला जो बीच का हमको भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे मध्य अधिवृषण। बीच का थोड़ा सा कैसा भाग होता है? सकरा भाग है, वृषण की पश्च सतह तक फैला रहता है। अब वृषण हमें इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह से जो दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे की सतह तक यह मध्य अधिवृषण या कॉर्पस एपिडिडाइमिस स्थित होता है। ये वृषण का अगला हिस्सा है, इसके पीछे की तरफ मध्य अधिवृषण या फिर कॉर्पस एपिडिडाइमिस उपस्थित होगा, यानी पश्च सतह तक ये फैला हुआ पाया जाता है, पीछे की तरफ तक यह पाया जाएगा। तीसरा भाग है पुच्छक अधिवृषण, कॉडा एपिडिडाइमिस जिसे बोला जाता है, अंतिम पतला भाग है। तो यह पुच्छक अधिवृषण है। ये वाला जो हिस्सा है पुच्छक अधिवृषण या कॉडा एपिडिडाइमिस है, अंतिम पतला भाग है, वृषण के निचले हिस्से को ढकता है। वृषण का जो निचला हिस्सा है इसको ये ढकेगा और इसी जगह से शुक्र वाहक नलिका जुड़ी रहती है। यहीं से, इस स्थान से ही शुक्र वाहक जो नलिका है या शुक्र वाहिनी जो है वो जुड़ी रहेगी। ये शुक्र वाहक है, ये नीचे वाले स्थान से जुड़ी रहेगी जिसे हम पुच्छक अधिवृषण कहते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है नरजनन तंत्र का अधिवृषण। पतला 6 मीटर लंबा कुंडलित कौमे के आकार का, कौमाकार ये दिखाई देगा। बाहर वाला स्तर पेशीय होगा, अंदर वाला स्तरित उपकला होगा। 3 भागों में विभेदित होता है, शीर्ष अधिवृषण, मध्य अधिवृषण, पुच्छक अधिवृषण। कैपुट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस, कॉडा एपिडिडाइमिस। वृषण के ऊपर स्थित चौड़ा भाग शीर्ष अधिवृषण कहलाता है और इसी भाग में यहाँ वृषण से निकलने वाली शुक्र वाहिकाएं आकर खुलती है। मध्य अधिवृषण मध्य का सकरा भाग है,
ये वाला बीच का सकरा भाग मध्य अधिवृषण कहलाता है। वृषण की पश्च सतह तक फैला है, ये वृषण है तो इसकी पश्च सतह तक ये फैला हुआ पाया जाता है। पुच्छक अतिवृषण अंतिम पतला भाग है, वृषण के निचले हिस्से को ढकता है, नीचे वाले हिस्से तक को ढकने का ये काम करता है और इससे शुक्रवाहक नलिका जुड़ी रहती है। जो शुक्रवाहक नलिका है या शुक्रवाहिनी जो है वो इसी पुच्छक अतिवृषण से जुड़ी हुई पाई जाती है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नर जनन तंत्र में हम दो स्ट्रक्चर की स्टडी कर चुके हैं, पहला भाग वृषण, दूसरा भाग अधिवृषण। अब हम तीसरी स्ट्रक्चर इसकी, जिसे शुक्र वाहक भी कहते हैं, शुक्र वाहिनी भी कहते हैं या बासा डेफरेंस भी जिसे कहा जाता है, उसकी स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो इस जो शुक्र वाहक है, यहाँ से जो निकली है शुक्र वाहक की या शुक्र वाहिनी की लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है यह 45 सेंटीमीटर होगी। तो शुक्र वाहिनी की या शुक्र वाहक की लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है। इसका आंतरिक स्तर, जैसे नलिका है, बाहरी स्तर, आंतरिक स्तर। आंतरिक स्तर कूट स्तरित स्तंभी उपकला से बना होता है। यह स्तर कूट स्तरित स्तंभी उपकला से बना होता है। तो इसका मतलब यह है स्तंभाकार कोशिकाएं मिलेंगी इसमें और इसके ऊपर आभासी स्तर पाए जाते हैं। यानी पूरी तरह से स्तरों का निर्माण नहीं होगा लेकिन वो लगते स्तर जैसे हैं, इसलिए इसको कूट स्तरित स्तंभी उपकला बोला है। और इस कूट स्तरित स्तंभी उपकला का फायदा ये होता है कि जो स्तरों का निर्माण हो रहा है, परतें जो दिखाई दे रही है, जो पूरी तरह परतें नहीं बनी है लेकिन जो आधी अधूरी परतें हैं, वो शुक्राणुओं के गमन में सहायता करती है। इसके अंदर जो है शुक्र वाहिनी है, इसके अंदर शुक्र वाहिनी की कोशिकाओं के द्वारा तरल पदार्थ स्रावित किया जाता है। यहाँ पर इस तरह का तरल पदार्थ स्रावित किया जाएगा शुक्र वाहिनी की कोशिकाओं के द्वारा, जो शुक्राणुओं के मार्ग को चिकना बनाता है। शुक्राणुओं को घर्षण, जब शुक्राणु इसमें से गमन करें तो उनको घर्षण महसूस नहीं हो, इसलिए इसकी कोशिकाओं के द्वारा एक लिक्विड या तरल पदार्थ का सिक्रेशन किया जाएगा। इसकी जो दीवार है, ये जो भित्ति है, इसमें इसकी कोशिकाओं में तरंग गति उत्पन्न होती है। इस तरह की इनमें गति उत्पन्न होती है तरंग के समान इस भित्ति में या इसकी दीवारों में, जिसके कारण शुक्राणु आगे बढ़ते हैं। नीचे से ऊपर जाएंगे तो तरंग गति उत्पन्न होगी, उस तरंग गति से वो आगे की ओर गति करेंगे। यह पुच्छक अधिवृषण से प्रारंभ होती है। अभी हमने पढ़ा था पुच्छक अधिवृषण से स्टार्ट होगी, तो पुच्छक अधिवृषण यहाँ से प्रारंभ होती है, आगे वंक्षण नाल से होते हुए, वंक्षण नाल के अंदर से होकर उदर गुहा में जाती है और उदर गुहा में मूत्राशय के पश्च तल पर, ये मूत्राशय है तो इसके पीछे की तरफ, मूत्राशय स्ट्रक्चर इसके पीछे की तरफ ये उदर गुहा में जाकर एक फूला हुआ भाग बनाती है। जैसे यहाँ से गई पुच्छक अधिवृषण से प्रारंभ हुई, वंक्षण नाल से होती हुई उदर गुहा में पहुंची, उदर गुहा में मूत्राशय के पश्च तल पर एक फूले हुए भाग का ये निर्माण करेगी। उस फूले हुए भाग को एम्पुला कहते हैं। ये जो मूत्राशय इसके पीछे की ओर एक फूला हुआ भाग बनाती है शुक्रवाहिनी, और इसे हम एम्पुला कहते हैं। एम्पुला के अंदर शुक्राशय की वाहिनी खुलती है। अब ये जो सहायक जनन ग्रंथि है शुक्राशय, इसकी वाहिनी भी पीछे की और एम्पुला वाले भाग में खुलेगी। यानी वहां पर शुक्र वाहिनी पहुंची, फूल गई, फूलने के बाद उसके अंदर शुक्राशय से निकली हुई नलिकाएं मिल जाती है। शुक्राशय की वाहिनी भी उसमें खुलेगी एम्पुला में, और इन दोनों के मिलने से स्खलनीय वाहिनी बनती है। जब शुक्र वाहिनी का एम्पुला भाग में शुक्राशय की नलिकाएं आकर जुड़ जाती है तो इन दोनों के जुड़ने से एक नलिका बनती है। उस नलिका को हम स्खलनीय वाहिनी कहते हैं। और स्खलनीय जो वाहिनी है वो
स्खलनीय वाहिनी मूत्र मार्ग में खुलती है। मूत्राशय से नीचे जो मूत्र मार्ग पाया जा रहा है उसके अंदर ये स्खलनीय वाहिनी ओपन होगी। तो ये स्ट्रक्चर है इसकी, एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं हम। 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका है, लंबाई इसकी लगभग कितनी है 45 सेंटीमीटर। भीतरी स्तर कूट स्तरित स्तंभी उपकला से बना, ये जो भीतर वाला स्तर है कूट स्तरित स्तंभी उपकला से बना है, यानी लगभग परतों के जैसी संरचना इसमें दिखाई देती है। कोशिकाओं द्वारा तरल पदार्थ सिक्रेट होगा जो शुक्राणुओं के मार्ग को चिकना बनाएगा, जिससे शुक्राणुओं को घर्षण का अनुभव नहीं होगा। इसकी जो दीवार है तो भित्ति, इसकी पेशियों में तरंग गति उत्पन्न होती है जिससे शुक्राणु नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं। प्रारंभ पुच्छक अधिवृषण से होगी, बंक्षण नाल में से होती हुई कहाँ पहुंच जाती है उदर गुहा के अंदर। उदर गुहा में जो ये मूत्राशय स्ट्रक्चर है, ये मूत्राशय स्ट्रक्चर है, तो उदर गुहा में पीछे की तरफ गई, यहाँ से नीचे से गई थी इस तरह से, उदर गुहा में पीछे की तरफ जाकर इस तरह का क्या बना देगी, एक फूला हुआ भाग। इस फूले हुए भाग को बोला जाता है एम्पुला। उदर गुहा में मूत्राशय के पस्थल पर जाकर ये एम्पुला का निर्माण कर देगी। एम्पुला में ये जो शुक्राशय है, शुक्राशय यहाँ स्थित है, तो इस शुक्राशय की नलिकाएं आकर मिलेंगी, और जब एम्पुला भाग में शुक्राशय की नलिकाएं आकर मिल जाएंगी तो इन दोनों के मिलने से एक वाहिनी बनती है, ये दोनों के मिलने से, जिसे स्खलनीय वाहिनी कहते हैं। दोनों संरचनाएं जब मिल जाती है शुक्र वाहिनी के एम्पुला भाग में, शुक्राशय की नलिकाएं आकर जुड़ी, दोनों के मिलने से एक वाहिनी या नलिका बनेगी, उस नलिका को हम स्खलनीय वाहिनी कहेंगे। इन दोनों के मिलने से ये स्खलनीय वाहिनी का निर्माण होगा, इसको स्खलनीय वाहिनी के नाम से जाना जाता है। स्खलनीय वाहिनी जो है वो मूत्राशय में जो मूत्र मार्ग पाया जा रहा है उसमें जाकर खुल जाती है। तो ये स्ट्रक्चर हमारी शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहक या बासा डेफरेंस की होती है। इसके बाद फोर्थ स्ट्रक्चर है मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा। ये वाला जो हमें हिस्सा दिखाई दे रहा है नरजनन तंत्र का नेक्स्ट पार्ट है मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा के नाम से जिसे जाना जाता है। मूत्र मार्ग क्या है, मूत्राशय से मूत्र वाहिनी निकलेगी, स्खलनीय वाहिनी निकल चुकी है। अब जो ये मूत्राशय है, इस मूत्राशय से एक नलिका निकलती है, ये मूत्राशय से निकलने वाली नलिका है। इस नलिका को बोला जाता है मूत्र वाहिनी। ये वाली जो नलिका है इसे क्या कहा जाता है, मूत्र वाहिनी। तो स्खलनीय वाहिनी, स्खलनीय वाहिनी के पास में आकर क्या मिल गई, मूत्र वाहिनी। इन दोनों के मिलने से, ये दोनों नलिकाएं जब आपस में मिल जाती है तो इन दोनों के मिलने से एक नलिका बन जाती है। यानी स्खलनीय वाहिनी और मूत्र वाहिनी के मिलने से एक नलिका का निर्माण होगा। उस नलिका को मूत्र जनन नलिका या मूत्र मार्ग कहते हैं। ये जो नलिका बनी है ये मूत्र जनन नलिका या मूत्र मार्ग कहलाती है। इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होगी। मूत्र जनन नलिका या मूत्र मार्ग की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। और यह नलिका, ये मूत्र मार्ग था, ये नलिका पूरी बनी, आगे जाकर शिश्न के शीर्ष भाग पर यहाँ पर एक मूत्र जनन छिद्र पाया जाता है। तो इस मूत्र जनन छिद्र के अंदर जाकर खुल जाती है। इस मूत्र जनन छिद्र में यह मूत्र जनन नलिका या मूत्र मार्ग आकर खुल जाता है। तो इस फोर्थ स्ट्रक्चर को हम मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा कहते हैं। यानी मूत्र मार्ग क्या है, ऊपर शुक्रवाहिनी के एम्पुला भाग में शुक्राशय से निकली हुई नलिका मिली, तो दोनों ने मिलकर स्खलनीय वाहिनी बना ली। स्खलनीय वाहिनी और मूत्राशय से निकलने वाली मूत्र वाहिनी दोनों जब आपस में मिलती है तो मूत्र मार्ग या मूत्र जनन नलिका का निर्माण होगा। और 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। शिश्न के शीर्ष भाग पर मूत्र जनन छिद्र के द्वारा ये बाहर की ओर ओपन हो जाती है, जिससे कि इसके द्वारा मूत्र का और सीमेन का दोनों का उत्सर्जन किया जा सके, दोनों को बाहर एक्सक्रीट किया जा सके, निकाला जा सके। तो 4 भाग हुए हैं हमारे नरजनन तंत्र के अंदर। पहला था वृषण, दूसरा अधिवृषण, तीसरा शुक्रवाहक, चौथे भाग को मूत्र मार्ग बोलेंगे।
शुक्रवाग बिल्कुल सिंपल है, पुच्छक अधिवृषण से शुरू हुआ, वंक्षण नाल से होकर उधर गुहा में पहुंचा, मूत्राशय के पश्च तल पे जाके फूल गई ये नलिका, फूलकर एम्पोला बना, एम्पोला में इन शुक्राशय से नलिका जाकर जुड़ी, तो शुक्रवाहिनी के एम्पोला भाग और इन नलिकाओं शुक्राशय से निकली नलिकाओं के जुड़ने से स्खलनीय वाहिनी बनी। स्खलनीय वाहिनी बनी, स्खलनीय वाहिनी मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलने वाली मूत्र वाहिनी से मिलती है। दोनों के मिलने से जो भाग बनेगा उसे मूत्र मार्ग या मूत्रजनन नलिका कहेंगे। यानी यहाँ पर इसके पश्च तल पर ये दोनों नलिकाएं मिल जाती है, स्खलनीय वाहिनी और मूत्र वाहिनी, जिससे मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा का निर्माण हो जाएगा। और यह मूत्र मार्ग नीचे शिशन में मूत्रजनन छिद्र के द्वारा बाहर शिशन के शीर्ष भाग पर यह खुलता है और इसी में से मूत्र का और सीमेन का निष्कासन किया जाता है। अर्थात यह एक उभयनिष्ठ मार्ग होता है। नर में मूत्र का भी निष्कासन इसी मार्ग से होगा और सीमेन या वीर्य का निष्कासन भी इसी मार्ग से किया जाता है। तो इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।